हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भूमिगत जल के कार्य तथा उत्पन्न स्थलाकृतियां। इन्हें कास्ट स्थलाकृतियों के नाम से भी जाना जाता है। यह वीडियो इस टॉपिक संबंधी दूसरा वीडियो है। टॉपिक को अधिक विस्तार से समझाने के लिए, बताने के लिए इस टॉपिक संबंधी 4 वीडियो बनाए गए हैं। टॉपिक को पूरा समझने के लिए इसके चारों वीडियो को आप अवश्य देखें। इसमें हम देखते हैं भूमिगत जल का जो अपरदनात्मक कार्य है, इरोजनल वर्क है, वो किस प्रकार का होता है। इसमें मुख्य रूप से घूलन क्रिया है, जल गति क्रिया है, अपघर्षण है, सन्निघर्षण है। सबसे पहले हम देखते हैं घूलन क्रिया। शुद्ध जल रासायनिक दृष्टि से असक्रिय होता है, परंतु यह जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में आता है तो यह एक सक्रिय घोलक कारक बन जाता है। यानी कि जैसे ही जल जो है कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो एक तरह का ये सक्रिय घोलक जो है ये बन जाता है। घोलन क्रिया सबसे पहले धरातल के ऊपरी भाग में प्रारंभ होती है। घोलक जल घुलनशील खनिजों को चट्टानों से घोलकर अलग कर लेता है, जिस कारण ऊपरी सतह में छोटे छोटे छिद्र जो है वो बन जाते हैं। इन छिद्रों से होकर घोलक जल धरातल के नीचे रिस कर पहुंच जाता है और चट्टाने जो है वो घुलनशील पदार्थ को अलग कर देता है। दूसरा है जल गति क्रिया या हाइड्रोलिक एक्शन। जल गति क्रिया के अंतर्गत जल बिना किसी अन्य साधन के जल भरे यानी कि एक्वीफर में प्रवाहित होते समय चट्टानों के ढीले पदार्थ को अपने साथ जो है वो बहा ले जाता है। नेक्स्ट है अपघर्षण। भूमिगत जल के साथ चलने वाले छोटे छोटे टुकड़े कंकड़, पत्थर आदि चट्टानों को रगड़कर, घिसकर तथा घर्षण द्वारा अपरदन करते रहते हैं। इसको अपघर्षण के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण की क्रिया में भूमिगत जल के साथ चलने वाले टुकड़े आपस में टक्कर या रगड़ खाकर टूटते रहते हैं। इस तरह उनका आकार छोटा या महीन होता रहता है। यानी कि जो कंकड़ पत्थर जो है आपस में रगड़ खाकर टूटेंगे, उस क्रिया को सन्निघर्षण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इसमें परिवहन कार्य, ट्रांसपोर्टेशन वर्क। भूमिगत जल के कार्यों में परिवहन कार्य जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। वास्तव में परिवहन होता ही नहीं है, क्योंकि भूमिगत जल का वेग जो है, स्पीड जो है बहुत ही मंद होती है। नेक्स्ट है निक्षेपण कार्य यानी कि डिपोजिशनल वर्क। घोलीकरण के समान ही भूमिगत जल का निक्षेपण कार्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। घुलन क्रिया के कारण भूमिगत जल में कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ, खनिज जो है वो मिल जाते हैं। इस तरह एक निश्चित सीमा के बाद भूमिगत जल अवसाद से परिपूर्ण हो जाता है, भर जाता है तथा और अधिक पदार्थ को समाविष्ट करने की सामर्थ्य उसमें नहीं रह पाती है। परिणाम स्वरूप अतिरिक्त पदार्थ का निक्षेपण है या जमाव है वो धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। इन्हीं को बोला जाता है कास्ट स्थलाकृति, यानी कि जो भूमिगत जल के द्वारा जो निक्षेपण का कार्य होता है, जिससे कई तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है चुने प्रदेश में, उनको कहा जाता है कास्ट स्थलाकृति या कास्ट टोपोग्राफी। पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया और वर्तमान में स्लोवेनिया में कास्ट क्षेत्र में मिलने वाले चूने की पत्थर वाली चट्टानों पर निर्मित स्थलाकृति के आधार पर ही अन्य क्षेत्रों की चूने की चट्टान वाले स्थलों को कास्ट स्थलाकृति या कास्ट टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। कास्ट शब्द पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया देश के पश्चिमी तट पर पूर्वी एड्रियाटिक सागर के सारे स्थित कास्ट प्रदेश अब स्लोवानिया में से लिया गया है। पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया के वास्तविक कास्ट प्रदेश के अलावा विश्व में कास्ट स्थलाकृति का विकास दक्षिणी फ्रांस के कॉसेस क्षेत्र, ग्रीस, स्पेनिश अंडालुसिया, उत्तरी पोर्टोरिको, जमैका, पश्चिमी क्यूबा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी इंडियाना, पश्चिमी मध्य केंटुकी, वर्जीनिया, टेनेसी तथा मध्यवर्ती फ्लोरिडा प्रांतों में हुआ है। उपर्युक्त क्षेत्रों को कास्ट क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में कास्ट स्थलाकृति का पूर्णतया विकास जो है वो संपन्न हुआ है। यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो स्लोवानिया क्षेत्र है, वहां पर कास्ट प्रदेश जो है वो किस क्षेत्र में जो है उनका विस्तार जो है वो हुआ है। ये किस प्रकार से
पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां भूमिगत जल का रिसाव होता है और रिसाव के बाद में उनका निक्षेप या जमाव होता है और जमाव से विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां बनती हैं, उनका एक व्यू हम इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो चूना प्रदेश है, वहां पर भूमिगत जल का जो प्रवाह उस क्षेत्र में होता है, उस क्षेत्र में कई प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण भूमि के अंदर और ऊपर जो वो दिखलाई देता है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहां पर क्रस्ट स्थलाकृति के सदृश कुछ स्थल रूपों का विकास हुआ है। इस क्षेत्र को गौण क्रस्ट क्षेत्र कहा जाता है। इनमें से प्रमुख गौण क्रस्ट क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू मैक्सिको का कार्लसबाद क्षेत्र, इंग्लैंड का चौक क्षेत्र, फ्रांस के चौक क्षेत्र, जूरा पर्वत के भाग, आल्प्स तथा एपिनाइज पर्वतों के कुछ भाग आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित जो है वो किए जाते हैं। इसी प्रकार से भारत में हिमनद, विशेषकर जम्मू तथा कश्मीर, देहरादून के पास सहस्त्रधारा, रॉबर्ट कंदरा, टपकेश्वर कंदरा आदि, पूर्वी हिमालय, बिहार के रोहतास पठार, गुप्तधाम कंदरा, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी तथा बस्तर जिले, पूर्वी घाट इसके अंतर्गत विशाखापट्टनम के पास आदि में चूना पत्थर पर निर्मित स्थलाकृतियों जो है वो पाई जाती है, देखने को मिलती है। क्रस्ट स्थलाकृति विकास के लिए कौन कौन सी आवश्यक दशाएं होती है, उनकी चर्चा अब यहाँ हम इसमें करते हैं। क्रस्ट स्थलाकृति के आविर्भाव या विकास के लिए विस्तृत किंतु शुद्ध लाइमस्टोन जो है वो वहां पर उस क्षेत्र में होनी चाहिए। लाइमस्टोन के अलावा डोलोमाइट सेल भी कुछ सीमा तक सहायक हो सकती है। घुलनशील चट्टान में संधियों का विकास अच्छी तरह होना चाहिए। क्रस्ट क्षेत्र में विस्तृत और गहरी घाटियां होनी चाहिए, क्योंकि क्रस्ट स्थलाकृति का निर्माण जल की रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। अतः क्षेत्र में भूमिगत जल की पूर्ति के लिए पर्याप्त जल जो है वो होना चाहिए। यहाँ इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो क्रस्ट स्थलाकृतियां हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो टोवर क्रस्ट और कोन क्रस्ट की जो स्थलाकृति है वो किस प्रकार की दिखलाई देती है धरातल में वास्तविक रूप से, उसका एक व्यू स्लाइड में दिखलाया गया है टोवर क्रस्ट और कोन क्रस्ट का। इसी के साथ में ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस टॉपिक संबंधित आपको कुछ और बुक्स की स्टडी करनी है तो आप इनमें से किसी भी बुक्स की स्टडी कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस टॉपिक संबंधित आपको पीडीएफ में नोट्स चाहिए या मैटर चाहिए तो आप यहाँ माई बुक लो ऐप है, वहां से आप लोग जो डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।